बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो एक तो बड़ी अहमियत का मामला है। बड़ी पाकिस्तान में पेश आया बहावल नगर में कि पुलिस और फ़ौज के दरमियान तसादम हुआ, फिर सुलह भी हो गई। एक तो ये मौजू है कि ये वाक़या पेश क्यों आया, इस पर गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा ईरान ने जो जंगी हिकमत अमली अपनी तय की है और इसराइल को अब सबक सिखाने के ऐलानात सामने आए हैं, उस हवाले से भी कुछ गुफ्तगू की जाएगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे बहावल नगर के वाक़े की। बहावल नगर का एक चक है मदरसा के नाम से। चक मदरसा के जो वहाँ का थाना है, उसके SHO रिजवान हैदर उसका नाम है, वो उसकी जानिब से फ़ौजियों के घर पर, यानी दो ऐसे लड़के थे उनमें जो फ़ौज में थे और ईद की छुट्टी पर घर आए हुए थे, उनके घर पर रेड की और उन्हें भी गिरफ्तार करके थाने ले गए और फिर तशद्दुद किया। ये सारे इसका पस मंज़र है, ये आप सब जानते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ। दो चीज़ें सामने आ रही हैं इसके हवाले से कि एक तो उनका भाई जो फ़ौज में थे जवान, उनका एक भाई वहाँ नाका है, मदरसा थाने वाले हर साल लगाते हैं और बल्कि हर वक्त लगा रहता है और वहाँ पर वो अपनी ईद मनाते हैं बकौल वहाँ के लोगों के। वहाँ के लोगों ने मज़ीद ये बताया है कि इस नाके पर हर किसी को रोका जाता था। पहले भी एक वाक़या ऐसा हुआ कि एक दौर में जब MPA के लोगों को इसी नाके पर पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बनाया तो DPO को तब्दील कर दिया गया था। अब एक बार फिर DPO भी ज़ेर अताब आने लगे थे, लेकिन मामला जल्दी सुलह की जानिब चला गया और उस पर सुलह हो गई और SHO को मुअत्तल करने पर इत्तफाक़ किया गया। इस हवाले से जो बताते चले कि ये वो नाका था जिस पर एक हल्का ये कह रहा है कि इस हवाले से कि जो यहाँ से गुजरते थे उनसे पुलिस अपनी ईदी वसूल कर रही थी। तो वो जो फ़ौजी जवान थे उनका भाई भी यहाँ से गुजरा तो इन्होंने कम पैसे उसने दिए, जिसकी वजह से इनके और पुलिस के दरमियान थोड़ा तल्ख़ कलामी भी हुई। उसके बाद उसे मौका मिला तो वो वहाँ से निकल कर भाग गया, जिसको SHO साहब ने अपनी तौहीन समझा और फिर इन्होंने उसको ट्रेस करके किस घर का बंदा था उनके घर पर रेड की। एक तो ये राय है। दूसरी राय वहाँ पे ये उस हवाले से बहावल नगर के हवाले से ये खबर गर्दिश कर रही है कि असला बरामद हुआ एक लड़के से, नौजवान से, और वो गैर कानूनी असला था। उसको पुलिस ने गिरफ़्तार किया और उसको 40,000 मुअय्यदा तौर पर लेकर रिहा कर दिया और उसको साथ ये भी कहा कि आप हमें वो बंदा बता दें जिससे आपने ये असला ख़रीदा था, ताकि हम उसको भी गिरफ़्तार करके अपनी ईद बना सकें। तो यूँ उन फ़ौजी जवानों के भाई का नाम सामने आया कि उससे उसने असला लिया था और यूँ पुलिस रेड करने के लिए वहाँ पहुँची। वहाँ फिर पुलिस का रेड जो हमारे यहाँ आम तौर पर देहातों में होता है कि पुलिस चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए ख़वातीन को भी तशद्दुद का निशाना बनाती है। कोई मर्द पकड़ा जाए तो उसको भी। अफसोसनाक अमर ये है कि ये सब कुछ करने वाले दरिंदों ने बच्चों के सामने सब कुछ किया, यानी ख़वातीन पर तशद्दुद भी बच्चों के सामने किया गया, बड़ों पर भी तशद्दुद किया गया। इससे जो बच्चों पर साइकोलॉजिकली असरात पड़ते हैं वो आप जानते हैं कि बच्चों के सामने उनके वालिदैन या भाइयों या बड़ों को मारना, उसके क्या मनफी असरात हो सकते हैं। इस हवाले से अगर बात की जाए तो ये पुलिस को कम अज़ कम इस बात को मलहूज़ रखना होगा कि उनकी तरबियत में ये चीज़ शामिल की जानी चाहिए कि वो कम अज़ कम बच्चों के सामने किसी को तशद्दुद का निशाना बनाए। पहली बात तो ये है कि तशद्दुद है ही गैर इंसानी फ़ेल, इसकी अब कानून भी इजाज़त नहीं देता। किसी कानून में अब आप अगर अक़वाम मुत्तहिदा के उस चार्टर्ड को देखें तो उसमें बाकायदा तौर पर ये मेंशन है कि आम शहरियों पर तशद्दुद नहीं किया जा सकता। तो उसके बावजूद अगर पुलिस इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करती है तो वो वही रिवायती अंग्रेज़ दौर का कानून चला आ रहा है कि एक बार जो पुलिस के हत्थे चढ़ जाए बस उसको फिर जो है ना नानी याद करवा के छोड़नी होती है। होता यही है और अब तक यही कुछ हो रहा है। अब जो ये बहावल नगर में वाक़या पेश आया उसके बाद के मामलात ये हैं कि जब वो पुलिस ज़ख्मी हो गए, उनको पुलिस गिरफ़्तार करके ले गई रेड करने के बाद और उनको सारी रात तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। सुबह उनकी हालत गैर हुई तो उन्हें हस्पताल में जाकर पुलिस छोड़ आई और हस्पताल वालों को ये गलत बयानी की कि इनका एक्सीडेंट हुआ था और ये वहाँ से उठा कर लाए हैं और इनको यहाँ पर तिब्बी इमदाद दी जाए। तो उस वहाँ जब वो होश में आए फ़ौजी साहब तो उन्होंने फिर अपनी कमांडिंग अफिसर को जाके इतला की, उनको मैसेज किया उसका कि इस तरह इनके साथ पुलिस ने तशद्दुद किया है। तो फिर
जो यहाँ का गैरिजन कमांडर था उसका को कॉल आ गई ऊपर से, और वहाँ से फिर वो थाने पहुँचे और उन्होंने वहाँ बातचीत की। अच्छा, इसमें ये भी बताते चले कि जब उन्हें पता चल गया कि ये ज़ख्मी होने वाले फ़ौजी हैं तो उन्होंने फ़ौरन उस SHO को भी DPO ने मुअत्तल कर दिया, और वो कांस्टेबल अली जो था वो भी, और 2 और भी कांस्टेबल शामिल थे जिनको मुअत्तल कर दिया गया नौकरी से। तो मकसद यही था कि ऊपर से आने वाले दबाव को काउंटर कर दिया जाए कि हमने मुलजमान को कैफर किरदार तक पहुँचा दिया है, तमाम मुलाजमीन मुअत्तल हो गए हैं। अब फ़ौज को जब ये बताया गया कि उनको मुअत्तल कर दिया गया है, तो वहाँ से जो फ़ौजी हैं वो उस थाने में गए, मुतल्लिका थाने में, जिसमें पुलिस को गिरफ़्तार करके हवालात में रखा गया था, ये बताया गया। लेकिन जब वो फ़ौजी एहलकार वहाँ पहुँचे तो वो SHO जो था रिजवान अब्बास, वो बजाय इसके कि हवालात में होता, वो SHO की कुर्सी पर बैठा हुआ था और SHO उसके साथ बैठा हुआ था, और यूँ वहाँ चाय और बिस्कुट और मिठाइयाँ चल रही थी, और बड़ा तंज़िया अंदाज में वो लोग उन्होंने फ़ौज वालों के साथ डील किया। इस पर फिर फ़ौज ने क्या काम किया कि वो अपने दूसरे साथियों को उन्होंने कॉल कर लिया, और वहाँ पर SHO समेत पुलिस के दीगर जो एहलकार थे उनको भी तशद्दुद का निशाना बना के अपना हिसाब बराबर करने की कोशिश की। तो इस तरह एक अजीबोगरीब ये वाक़या पेश आया है। पहली बात, इसमें काफ़ी पॉइंट हैं जो मुस्तक़बिल के लिए लाहे अमल देने की तरफ इशारा कर सकते हैं कि हमें ज़ाहिरी तौर पर इन चीज़ों को नोट करने की ज़रूरत है, और IG के लिए बिलखसूस इस बात की है कि वो पुलिस को खसूसी हदायत जारी करें कि कैम जो होते हैं कॉलर कैम के साथ रेड किया जाए। ये अभी IG ने अहकामात दिए तो हैं, लेकिन इस पर कहीं भी सिवाय शहरों में अभी कैमरे ख़रीदे जाएंगे तब अमल होगा, फिर देहातों में ये जाते जाते भी काफ़ी अर्सा लग सकता है। तो इस पर रेड करने से पहले कॉलर कैम का इस्तेमाल किया जाए, कैमरे लगा के रेड किए जाए। इसके अलावा जो पुलिस तशद्दुद करती है उसका खात्मा होना चाहिए। तशद्दुद की कतई कोई कानून इजाज़त नहीं देता, तो अभी आप मुल्ज़िम पर तशद्दुद नहीं कर सकते। जब तक किसी पर जुर्म साबित नहीं होता उसको तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया जा सकता। इसके अलावा नाज़रीन, जब उन्होंने बाद में जब मामला रफ़ा दफ़ा हुआ तो 2 इदारे आपस में दस्तो गिरेबां हो गए, पुलिस और फ़ौज। और कुछ तजज़िया निगार तो बड़े मज़े ले लेकर ये कह रहे हैं कि देखते हैं कौन जीतता है, पुलिस जीतती है या फ़ौज जीतती है। वज़ीर आला के लिए भी ये बहुत बड़ा मुकाम है कि वो अपने ज़िले की पुलिस को बचाती हैं या फ़ौज के सामने सीना सपर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसा बिल्कुल एक अहमकाना सोच है कि अगर आप इदारों को लड़ा के फिर तमाशा देखे बैठ के कि कौन जीतता है, पुलिस वाले जीतते हैं या फ़ौज वाले। फ़ौज भी हमारी है, पुलिस भी हमारी है, दोनों इदारे हमारे हैं, और दोनों इदारों का आपस में दस्तो गिरेबां होना ये मुल्की सलामती के लिए नुकसानदेह होता है, जिसकी हसासियत का अंदाज़ा हमें नहीं हो रहा। अब यहाँ पर जो हमारा मेन मुद्दा था वो ये है कि इस वाक़े का असल मकसद जो जिस तरफ हम जा रहे हैं वो क्या है, कि फ़ौज को ज़रूरत क्यों पेश आई कि वो जाकर पुलिस वालों पर तशद्दुद करती, पुलिस वालों ने फ़ौज के साथ पंगा क्यों लिया। ये वो बुनियादी चीज़ है जिस पर माहिर नफ्सियात ये कह रहे हैं कि ये जो तसादम हुआ है ये दरअसल इन इदारों में पाई जाने वाली फ्रस्ट्रेशन का वो एक आकाश है कि हमारे इदारे इस वक्त फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। उनको गैर कानूनी इक़दामात के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो दिली तौर पर इस पर आमादा नहीं है जो कुछ वो कर रहे हैं, लेकिन उनसे करवाया जा रहा है, जिसकी वजह से पुलिस भी फ्रस्ट्रेशन का शिकार है और फ़ौज भी फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। ये उस वक्त होता है जब गैर कानूनी, गैर आइनी और कानून से हट कर कोई इक़दामात करने पर उनको मजबूर किया जाता है। फ़ौज के दिल में क्या है, पुलिस के दिल में क्या है, वो किसको हुक्मरान देखना चाहते हैं या अवामी रद्द-ए-अमल इस पर क्या हो सकता है, ये चीज़ें काबिल गौर हैं। इस हवाले से ये बुनियादी जो अभी तक हम इसका तज्ज़िया कर सके हैं वो ये है कि ये फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं दोनों इदारे, और इनको इस फ्रस्ट्रेशन से निकालना होगा। जब तक ये फ्रस्ट्रेशन से नहीं निकलेंगे तब तक मसाइल बिगड़ते चले जाएंगे। फिर कोई किसी की तरफ घूर कर देखेगा भी तो वो उसका गिरबान पकड़ देंगे कि आपने मुझे देखा क्यों है। कुव्वत बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही है हमारे मुआशरे से, और इस कुव्वत बर्दाश्त को बहाल करने के लिए ऐसे इक़दाम और पॉलिसियाँ बनाने की ज़रूरत है कि इससे इदारों में बेहतरी आए और जो उसमें होती हैं इस्लाहात उनकी तरफ बढ़ा जाए, ताकि ये पुराने जो तौर तरीके पर फ़ौज भी काम कर रही है और पुलिस भी, बिलख़ुसूस हमारी पुलिस का ये रवैया है कि उनमें जल्लाद सिर्फ लोग मौजूद हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिनके नाम की वजह से लोग खौफ खाते हैं, और उसकी वजह यही है कि वो अपने तशद्दुद की वजह से मशहूर है। उसकी वजह शोहरत भी उसका तशद्दुद और उसका वहशियानापन है। तो ऐसे अफराद की पुलिस में कम से कम कोई जगह नहीं होनी चाहिए जो वर्दी का मिसयूज़ करते हैं। तो इस हवाले से बाकायदा तौर पर ये फ्रस्ट्रेशन ख़त्म करना होगी, उसके लिए हुकूमत और इदारों के सरबराहों को मिल बैठना होगा और उसका कोई रास्ता निकालना होगा।
ये वाकया एक नहीं है, आगे भी मुस्तकबिल में मुतवक्के है अगर ये सूरत हाल रही, और माजी में भी ऐसे बहुत से वाकयात होते रहे हैं। वजह सिर्फ यही है कि तब सोशल मीडिया का दौर नहीं था, लोग वीडियो नहीं बना सकते थे, जिसकी वजह से कोई ऐसा वाकया जो है वो ज़्यादा रिपोर्ट नहीं होता था। बाकी मीडिया भी वो ज़ाहिर हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक ही चलता है। और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें तब मीडिया पर यह बात आती है कि जब कोई बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो जाए तब मीडिया को एहसास होता है। उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि जब ये इछरा वाक़या हुआ, खातून ने जब वो कुरानी आयात की तर्ज का जो लिबास पहना हुआ था, उस पर कोई मीडिया वाले ने वो खबर चलाने से एतराज़ कर रहे थे कि इससे मजहबी फसाद का खदशा है, लिहाजा ऐसी खबर नहीं चलानी चाहिए। लेकिन जब सोशल मीडिया पर इसका सैलाब बह निकला तब फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी मजबूर हो गया कि नहीं, इसको रिपोर्ट करना चाहिए, और फिर उस वक्त उन्होंने ये खबर दी। इसी तरह और भी बहुत से वाक़यात ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया वो उनको उस अंदाज में शायद नहीं करता, लेकिन जब सोशल मीडिया पर वो टॉप ट्रेंड बन जाता है तब वो फिर उसके वाक़े को रिपोर्ट करना शुरू करते हैं। तो ये एक नफ्सियाती मामला है और फ्रस्ट्रेशन है बुनियादी तौर पर हमारे इदारों में, और इसको ख़त्म करने के लिए इदारे के सरबरा और हुकूमत को बिलखसूस इस पर तवज्जो देना होगी। बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन सबसे बढ़कर हमारा मुआशरा है कि हमारा मुआशरा जो बेरा रवि की तरफ जा रहा है, जो एक तसादुम की तरफ जा रहा है, ये इंतहाई नुकसानदेह है। तो इस हवाले से हमारी तजवीज़ ये है कि इदारों के सरबराहों को कम से कम सोचना होगा कि ये नौबत क्यों आई, कि इनमें क़ुव्वत बर्दाश्त क्यों ख़त्म हो गई, कि अगर पुलिस वालों ने उसको तशद्दुद का निशाना बनाया था तो फिर जाकर पुलिस पर तशद्दुद करने का कोई तुक नहीं था। उसकी वजह सिर्फ ये है कि फ्रस्ट्रेशन थी, और वही पुलिस वालों की तरफ से हुआ, वही फ़ौज की तरफ से हुआ, बाद में सुलह हो गई, मामला ख़त्म। लेकिन ये मामला ख़त्म नहीं बल्कि शुरू हो रहा है, और अगर हमने इस पर तवज्जो ना दी और ये मसाइल हल ना किए तो ये चीज़ें मज़ीद बढ़ती जाएंगी। अब नाज़रीन, दूसरा हमारा मौजू था ईरान के हवाले से। ईरान के हवाले से हमने पिछले ब्लॉग में भी आपसे गुजारिश की थी कि जंग जो है वो बिल्कुल अब एंड पे पहुंची हुई है। 99.9 उसका दर्जा हो गया है, जिस पर अभी बस एक पॉइंट हो रहा है ना, जिस पर हमला हो जाना है। और उसके लिए ईरान ने अपनी हिकमत अमली जो तय की है वो दूसरे इलाकों से उन्होंने मामलात का था मसला के मिज़ाइल पहुंचाने थे, लुबनान में भी, यमन में भी, और इराक और शाम में भी। तो उस हिसाब से उन्होंने अपने कुछ तरीक़ेकार अपनाए हुए थे, जिसकी वजह से अब इन इलाकों में जो है वो हथियार पहुँच चुके हैं। और इस हवाले से हमने गुज़श्ता ब्लॉग में ये कहा था कि ईरान और इसराइल का तसादुम जो है वो ख़तरनाक पोजीशन में पहुँच चुका है, और बहुत जल्द इस पर जो है वो जंगी सूरत हाल पैदा हो सकती है। और इसराइल पर पिछले ब्लॉग में भी हमने ये पॉइंट आउट किया कि इसराइल पर एक तरफ से हमला नहीं होगा, बल्कि ये चौमुखी लड़ाई होगी और इसराइल को चारों तरफ से घेर कर मारा जाएगा। तो इसके लिए तमाम पॉलिसी तैयार है, इस वक्त मुकम्मल डिप्लॉयमेंट भी हो चुकी है, और हो सकता है कि ये किसी भी वक्त ये जंग जो है इसके शोले भड़क सके। तो ये थी नाज़रीन अब तक की अपडेट। तसव्वुर शहज़ाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।